बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी प्रोफेसर नुमान अख्तर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 5, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट। यानी इस आर्टिकल में हमने तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। एक तो हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम इलास्टिक लिमिट को डिस्कस करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को देखने से कबल आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब भी हम किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर इलांगेशन आ जाती है, उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी वो मटेरियल डीफॉर्म्ड होना शुरू हो जाता है। अब जब वो मटेरियल डीफॉर्म होता है तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि किस रीजन से लेकर किस रीजन तक हम उसको इलास्टिक रीजन कहेंगे, किसको प्लास्टिक रीजन कहेंगे, या इलास्टिक लिमिट क्या कहलाएगी, कौन सा पॉइंट होगा, यील्ड पॉइंट कौन सा होगा। तो इस तरह से हमने इसी हवाले से ये सारा आर्टिकल होगा हमारा जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, आप देखें आपके सामने लिखा है कि कंसिडर अ मेटल वायर। हम एक मेटल वायर जो है उसको कंसिडर करते हैं इज स्ट्रेस्ड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इन टेस्टिंग मशीन। अच्छा, हमारे पास एक टेस्टिंग मशीन होती है जिसमें दो जाज होते हैं। उन दो जाज के दरमियान में हमने इस मेटल वायर को प्लेस करना होता है और फिर उन जाज को हम एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ से खींचते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो मेटल वायर हमारी स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। तो जब हम उस उन जहाज़ को खींच रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन, तो बेसिकली हम वहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से मटेरियल जो है या हमारी हमारी जो मेटल वायर है उसके अंदर डिफॉर्मेशन का आना ये स्ट्रेन कहलाएगा। तो नेक्स्ट लिखा है कि एन ऑटोमेटिक प्लॉटिंग ऑफ द फोर्स इलांगेशन ग्राफ और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज डिस्प्लेड ऑन द एक्स वाई चार्ट रिकॉर्डर। अच्छा, उसके साथ एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर एक रिकॉर्डर होता है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि फोर्स इलांगेशन ग्राफ बन रहा होता है, या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी आप उसको कह सकते हैं। यानी कि जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं स्ट्रेस, उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो जितना स्ट्रेस अप्लाई किया है उसके रिस्पेक्ट से जितना स्ट्रेन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था मटेरियल में, तो उसको हम स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं एक कर्व की मदद से। अ टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल इज शोन इन द फिगर। किसी डक्टाइल मटेरियल के लिए एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो आपको दिखाई गई है। डक्टाइल मटेरियल्स को हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं कि डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं। बट आप ज़रा इस कर्व को देखें। इस कर्व के अंदर आप देखिए एक्स एक्सेस के अलॉन्ग स्ट्रेन को लिया गया है और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो है वो आपके पास स्ट्रेस को लिया गया है। तो आप देखिए इसमें आपको एक कर्व नज़र आ रही है जो ओ से ए तक और ए से बी, बी से सी और सी से डी तक ना, ये आपको इस शेप में नज़र आ रही है। हमने इस कर्व को डिस्कस करना है जी। सबसे पहले आपके पास एक सब हेडिंग दी हुई है प्रोपोर्शनल लिमिट की। देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट से क्या मुराद होगा। कह रहा है कि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिफॉर्मेशन stress is increased linearly with the strain till it reaches point A on the stress strain curve. This is called the proportional limit और इसको हम सिग्मा p के साथ डिनोट करते हैं। इसको आप डिफाइन करेंगे कि it is defined as the greatest stress that a material can endure without losing straight line proportionality between stress and strain। अच्छा, इसमें बेसिकली वो हमें कहना ये चाह रहा है कि जब भी हम किसी मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल की जो इनिशियल स्टेज है, यानी जैसे जैसे हमने स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया है तो हमारा मटेरियल जो था वो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है। तो अब आम तौर पे ये होता है कि आपने स्ट्रेस वन टाइम सपोज इंक्रीज़ किया है, वन टाइम आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है तो उसके नतीजे में स्ट्रेन फॉर एग्जांपल के 4 टाइम्स जो है ना वो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, सपोज़ करें कि जब हम स्ट्रेस को वन टाइम की बजाय इंक्रीज़ करके 2 टाइम्स तक ले जाते हैं तो स्ट्रेन जो है उसके अंदर जो लीनियरिटी है, जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो मेंटेन रहेगी और वो 4 टाइम्स से इंक्रीज़ करके स्ट्रेन जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो 8 टाइम्स तक होगा। इसी तरह से अगर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो 3 टाइम्स, तो फिर आपके पास जो स्ट्रेन है वो अपना जो उसका रेशो था उसको मेंटेन रखते हुए 12 टाइम्स तक उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ स्ट्रेस और इक्वल इंटरवल ऑफ स्ट्रेन जो है ना वो आपको देखने में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जब आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ओ से ए तक इस तरह की आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है उनका आपस में प्रोपोर्शनैलिटी का जो एक रिलेशनशिप है
वो मेंटेन रखेंगे ओ से लेकर ए पॉइंट तक। मतलब जितना आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे उतना उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हम कह सकते हैं कि आपस में इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से हम ये जो रीजन है हमारा ओ से ए वाला, इसको हम प्रोपोर्शनल रीजन कहते हैं। और जो हमारा ए वाला पॉइंट है ये प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाती है, यानी इसके बाद अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो फिर स्ट्रेन जो है वो इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनैलिटी है, जो लीनियरिटी का एक ये शो कर रहे थे बिहेवियर, वो ख़त्म हो जाएगा। ए से बी तक जाती हुई कुछ और ये बिहेवियर शो करेंगे। यानी कि आपने इसको डिफाइन कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो स्ट्रेस जो कोई मटेरियल एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त कर ले विदाउट लूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी, और उसका जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी का एक रिलेशनशिप है वो भी ना टूटे स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। यानी ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेन 2 टाइम्स इंक्रीज करें और स्ट्रेस जो है वो अपनी उस लिमिट को ना उससे बियॉन्ड चला जाए आगे और उसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, या जितना स्ट्रेस आप रेशो के साथ बढ़ा रहे थे पहले उस हिसाब से स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो, उससे कम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो। तो इसका मतलब ये है कि अब लिनियरिटी जो है ना इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो टूट जाएगी फिर, तो फिर ये हमारा प्रोपोर्शनल रीजन नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जस्ट प्रोपोर्शनल लिमिट जो है ना उसको डिफाइन करना है। उसके बाद आपके सामने लिखा है जी होक्स लॉ। कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस इज ओबेड इन द रीजन ओ ए। अच्छा, आम तौर पे आप जानते हो होक्स लॉ को, आपने पढ़ा है पहले भी। आप इसकी जो जनरल फॉर्म जानते थे वो थी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन तो जस्ट आपको डायरेक्शन बताता था कि चले वो मीन पोजीशन की तरफ होती है, लेकिन अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो रिलेशन आता था वो था कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब ये होता था कि जितना आप किसी मटेरियल के ऊपर, ये आपने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में बात 10th क्लास में देखी थी, कि जितना आप किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हो उसी के करस्पॉन्ड उसके अंदर इलांगेशन आती है, उसके अंदर जो है वो उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है जी। ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग को आप जितना डिस्प्लेस करेंगे उसकी मैक्सिमम पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो जाएगी, जो वापसी पे जब आप उसको रिलीज़ करते हैं जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो इनमें एक प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप पाया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मटेरियल में अगर आप देखें तो जितना आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और उस स्ट्रेस की वजह से उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी जो इनकी आपस में है ये एक्सप्लेन करती है यहाँ पे हुक्स लॉ को। ठीक है जी। उसके बाद देखें हमने यहाँ पे डिस्कस करना है यील्ड पॉइंट को या इलास्टिक लिमिट को। देखें कह रहा है कर्व के ऊपर आपने पॉइंट देखने हैं फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे आप देखें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल बट येट if the load is removed at any point between O and B, the curve will be retraced and the material will return to its original length। कह रहा है कि A से B तक जाते हुए अगर आप देखें तो A से B तक जाती हुई अब लीनियरिटी जो थी, प्रोपोर्शनैलिटी जो थी वो ख़त्म हो गई है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान आप देख सकते हैं कि ये आपको एक कर्व मिल रहा है ए से बी तक। पहले ये स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, अब ए से बी तक अगर कर्व मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेस कम अप्लाई करते हैं और उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में स्ट्रेन जो है वो मटेरियल में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब प्रोपोर्शनैलिटी का जो रिलेशन था वो ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड जो है जैसे ही आप उसको रिमूव करें एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, वो कह रहे हैं कर्व विल बी रिट्रेस्ड एंड द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। यानी ए से बी तक जाती हुई मटेरियल जो है वो अभी अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। इलास्टिक लिमिट के अंदर होने से मुराद ये है कि जब आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करना छोड़ेंगे तो जो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था उसको वो रिकवर करेगा, यानी वो जो मटेरियल है वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आने की अभी तक एबिलिटी रखता है। इसीलिए हम इस रीजन को, ए से बी वाला जो हमारा रीजन है, इसको हम कहते हैं कि ये इलास्टिक लिमिट है। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर है हमारा, अभी तक जो मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं गया, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल जो इसकी पॉइंट है उसको रिट्रेस कर रहा है, ओरिजिनल पोजीशन को पे रिटर्न हो रहा है जी। कह रहे इन द रीजन ओ बी द मटीरियल इज सेट टू बी इलास्टिक। यानी ओ से बी तक जो रीजन है इसमें हम कह सकते हैं कि मटीरियल जो है ये इलास्टिक है। द पॉइंट बी इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट। अच्छा, बी पॉइंट जो है ये यील्ड पॉइंट कहलाएगा क्योंकि बी के बाद मटीरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता बल्कि अपने एक नए रीजन में चला जाता है। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं वो रीजन कौन सा होगा। तो इसलिए ये जो बी पॉइंट है इसके बाद चूंकि एक नई पैदावार मिलना शुरू हो जाती है
और एक नई शेप में चला जाता है मटेरियल, तो इसी वजह से हम इस पॉइंट को बी पॉइंट जो है इसको यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस एट बी इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। ये जो हमारा रीजन था ओ से ए तक, ये था प्रोपोर्शनल लिमिट का। अब ए से बी तक का जो रीजन है हमारा, तो ये कहलाएगा आपके पास इलास्टिक लिमिट का रीजन। तो यहाँ से यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट वगैरह ये शार्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा है प्लास्टिसिटी को। तो आप देखें जी प्लास्टिसिटी क्या होती है। कह रहे हैं कि इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, द स्पेसिमन बिकम परमानेंटली चेंज्ड एंड डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। यानी कि अगर आप एक ख़ास लिमिट से इंक्रीज़ कर जाएं स्ट्रेस अप्लाई करते हुए, हर मटेरियल की अपनी कुछ इलास्टिक लिमिट की वैल्यू होती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दिया है और आप जो है इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गए, तो फिर मटेरियल जो है आपका, जो स्पेसिमन कहते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन जो चीज़ है, यहाँ पे ज़ाहिर है हम एक वायर का केस ले रहे हैं, स्पेसिमन से मुराद जो है ना वो वायर होगी। तो स्पेसिमन बिकम्स परमानेंटली चेंज्ड एंड डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। यानी कि जब आप उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गए, तो उसके बाद अगर आप उस मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करना ख़त्म भी कर दें, तो वो वापस अपनी जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसमें वापस नहीं आएगा, बल्कि क्या है जी, वो एक नई शेप में चला जाएगा। हम रीजन की बात कर रहे हैं बी से सी वाले रीजन की। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। अब मटेरियल एक नई शक्ल में चला गया है, इलास्टिसिटी से आपने उसको निकाल लिया है, इलास्टिक लिमिट से बाहर ले गए हैं, तो अब ये रीजन जो है इसका प्लास्टिसिटी का रीजन कहलाता है। द रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम बी टू सी। यानी बी से सी तक जो इसका रीजन है ये इसका प्लास्टिसिटी का रीजन कहलाएगा। फर्दर देखें हमारे पास है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये कौन सा पॉइंट होता है, देखिए लिखा है कि द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट अ सब्सटेंस इज एबल टू टॉलरेट। मैक्सिमम वो स्ट्रेस जो ये टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है मटेरियल, दिस इज नोन एज द मटेरियल्स नॉमिनल स्ट्रेंथ। इसको हम मटेरियल नॉमिनल स्ट्रेंथ कहते हैं, या इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। यानी ये बेसिकली वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जिसको मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है। यानी उसके बाद ये देखें लिखा है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट सी इन द ग्राफ। यानी इसको सी पॉइंट की मदद से आप यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट है ना ये हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद जो है ना वो मटेरियल हमारा उसमें नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन के वो टूटना शुरू हो जाता है, उसमें फ्रैक्चर आना शुरू हो जाते हैं। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए आप, आगे लिखा है फ्रैक्चर स्ट्रेस कि एज सून एज द यूटीएस, यूटीएस मीन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वाला जो पॉइंट सी है इज क्रॉस्ड, जैसे ही वो क्रॉस होता है द मटेरियल फ्रैक्चर्स एट पॉइंट डी इन रिस्पांस टू द फ्रैक्चर स्ट्रेस। यानी कि जैसे ही आप सी पॉइंट से भी और ज़्यादा स्ट्रेस आप अप्लाई करना शुरू कर दें, तो फिर सी के बाद डी की तरफ जाते हुए हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो फ्रैक्चर स्ट्रेस का पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा मैं बात को समराइज़ कर लेता हूँ कि आप देखिए नॉर्मली हमने किसी भी मटेरियल के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई करना है उसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो इनिशियली आप देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं। इनमें जो जितना आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे उसी के करस्पॉन्ड स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था मटेरियल के अंदर। बट ओ से ए तक ऐसा था, बट ए से बी तक जाते हुए आप देखें जो आपके पास मटेरियल का बिहेवियर है ना, उसमें इलास्टिक लिमिट के तो आप अंदर होंगे, लेकिन जितना आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उतना उसकी प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो रिलेशन है वो टूटेगा, उतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस उस रेशो के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि स्ट्रेस जो है वो आप कम अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। तो ए से लेकर बी तक का जो रीजन था हमारे पास, ये रीजन फिर कहलाएगा आपका इलास्टिक लिमिट का रीजन। बी से सी तक का जो रीजन है ये आपका प्लास्टिसिटी का रीजन कहलाएगा। यानी यहाँ तक मटेरियल जो है वो अपनी इलास्टिक लिमिट तक था, बी वाला जो पॉइंट था, बी के बाद सी तक जाते हुए वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है और वो अब प्लास्टिसिटी वाला जो रीजन है उसमें एंटर हो चुका है। मीन के यहाँ पे मटेरियल जो है आपके पास ये परमानेंटली इसकी शेप जो है ना चेंज हो चुकी है, अब दोबारा ये रिट्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा सी जो है ये आपके पास वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, वरना उसके बाद क्या होगा उसके अंदर क्रैक आना शुरू हो जाएंगे और फाइनली वो उसका पॉइंट जो है ना वो यूटीएस कहलाएगा, यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा, कि जिसके बाद मटेरियल जो है वो टूटना शुरू हो गया है और डी पे जाके कम्प्लीटली तौर पर वो जो है वो फ्रैक्चर हो चुका होता है और मटीरियल हमारा टूट चुका होता है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं।
अब मटेरियल को इसी स्ट्रेस स्ट्रेन की बेस पे, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हमने कैटेगराइज करना है। आप देखें आपके पास सब हेडिंग दी हुई है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो स्ट्रेस और स्ट्रेन वगैरह जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी बेस पे मटेरियल जो है इसको हमने कैटेगराइज करना है दो कैटेगरीज में। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डिस्कशन वी कैन डिवाइड द मटेरियल इनटू टू टाइप्स। नंबर वन डक्टाइल मटेरियल एंड नंबर टू ब्रिटल सब्सटेंसेज या ब्रिटल मटेरियल। तो आप देखें डक्टाइल मटेरियल वो होंगे, डक्टाइल सब्सटेंसेस वो होंगी जिनमें ये कह रहा है कि सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अनटिल दे ब्रेक। कहता है कि डक्टाइल सब्सटेंसेस वो होंगी जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला जो प्लास्टिक रीजन था वो एक दफ़ा मटेरियल के अंदर प्लास्टिक रीजन आता है और फिर जो है ना वो टूटता है। यानी अनटिल दे ब्रेक का मतलब ये है कि उनके ब्रेक होने से कबल, उनके टूटने से कबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन मौजूद होगा, वो रीजन ज़रूर आएगा। यानी डायरेक्ट से मटेरियल जो है वो सीधा टूट नहीं जाएगा, बल्कि जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो पहले वो अपनी इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट में रहेगा, फिर इलास्टिक लिमिट में रहेगा, उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाले लिमिट में उसमें प्लास्टिक रीजन में जाएगा, प्लास्टिसिटी के रीजन के बाद जो है ना वो टूटेगा। तो ऐसा मटेरियल जो है ना ये मटेरियल कहलाता है डक्टाइल मटेरियल, या ये सब्सटेंसेस डक्टाइल सब्सटेंसेस कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल्स आप लेड, कॉपर या राट आयरन जो है वो उनको लिख सकते हैं कि ये डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है जी। इसी तरह से दूसरे जो मटेरियल्स हैं वो आपके पास होंगे ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच्ड, ये वो मटेरियल होते हैं जिनमें प्रोपोर्शनैलिटी के बाद इलास्टिक लिमिट जो है ना उसके बाद फ़ौरन से मटेरियल जो है वो टूट जाता है दो हिस्सों में। यानी कि बजाय इसके कि उसके अंदर प्लास्टिसिटी का रीजन आए, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि दे ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच। जैसे इलास्टिक लिमिट पहुंचती है तो पहुंचता है उस पर मटेरियल, तो फ़ौरन से जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसको आप कहते हैं ये सब्सटेंसेस ब्रिटल सब्सटेंसेस हैं। इसकी एग्जांपल में आप गिलास लिख सकते हैं या हाई कार्बन स्टील वगैरह जो है ना इनको लिख सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंसेस में डिफरेंस पूछा जाता है जी शॉर्ट क्वेश्चन में। नीचे मैंने आपकी आसानी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं जो आमतौर पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, कर्व ड्रा करने का कह दिया जाता है। एंड देन डिफाइन द टर्म्स, इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करें, यील्ड पॉइंट को, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह को। इसी तरह से हाउ डू डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स डिफर इन देयर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस प्रोवाइडेड द एग्जांपल। यानी डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।